नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बरतानिया के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे ने बाकायदा से झंडे गाड़ दिए हैं। वहां पर उनकी करप्शन पकड़ी गई है, माल पकड़ा गया है और रोला पड़ गया है। पूरी दुनिया में ये रोला पड़ गया है। तो पाकिस्तान की जो अंदर की जो आदतें थी वो ज़ाहिर बरतानिया में जाकर भी नहीं छूटी और वहां पर भी चोरी, पता नहीं क्या क्या वो रोला पड़ा। वो खबर अभी चंद मिनट पहले आई है, वो एग्जैक्ट आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, काजी फायद ईसा साहब किसी जनाजे पर गए हैं। बताया जा रहा है कि उस जनाजे पर मीदे डंटर की अहमियत ज्यादा थी, काजी साहब की कम थी। यानी मीदे डंटर से भी लोग मिल रहे थे, गपशप लगा रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगर कोई नहीं मिला तो काजी फायद ईसा साहब के साथ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिस दरख्त की छांव में वो खड़े थे, लोग उस दरख्त को बड़ी हैरानगी से देख रहे थे कि इसने भी कैसे काजी साहब के ऊपर छांव दी हुई है। काजी साहब की जो भी लॉट है, इस लॉट के साथ यही अंजाम होना है और ये सारी लॉट इबरत का निशाना बनेगी। यानी जहां पर बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई, मैं कौन से अल्फाज से, ये आप पहले मतीउल्लाह जान साहब को सुन लें। हाल ही में कराची में बहुत सीनियर कानूनदान और साबिक वज़ीर कानून एडवोकेट खालिद अनवर उनकी राहलत फरमा गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनके जनाजे के ऊपर जो जस्टिस मुनीब हैं, जो उनके दामाद हैं, वो मौजूद थे और वहाँ पे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी आए कब्रिस्तान के ऊपर। तो बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको बिल्कुल वो नहीं मिले और उनसे मुलाकात भी नहीं की। और उस कब्रिस्तान में जितने भी लोग, इवन के साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार भी मौजूद थे, इवन के वो भी जस्टिस काजी फायद ईसा को नहीं मिले और कोई भी शख्स काजी फायद ईसा को बज़ाहिर मिलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ 2 लोग मिले और उनके साथ भी जस्टिस काजी फायद ईसा ने कुछ ऐसी बात कर दी कि उन्होंने जब हाथ आगे बढ़ाया तो उनका, नहीं मैं हाथ नहीं मिलाता, कुछ पता नहीं चलता आज कौन बंदा मुनाफिक है और कौन नहीं है, कौन दिल से हाथ मिला रहा है, इस तरह की कोई बात कर दी। और फिर जो जज साहब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से कहा कि जो रिटायर्ड जज थे और दोबारा वो किसी शायद असाइनमेंट उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने कहा हम तो वापस आ गए। यानी एक किस्म का वो शायद मजाक कर रहे थे कि आप तो वापस नहीं आ सके, हम तो वापस आ गए। बशारत राजा साहब लिखते हैं कि मुमताज कानूनदान खालिद अनवर के जनाजे में सियाह रूह यानी काली रूह काजी फायद ईसा भी था। बताया जा रहा है कि जनाजे के बाद काली धूप में इस उम्मीद में खड़ा रहा कि लोग मुझसे मिलेंगे। फकत 2 आदमियों ने काजी से हाथ मिलाया और वो हाथ मिलाने के बाद साए में दूसरे वकला के साथ खड़े हो गए और काजी अकेला ही खड़ा रहा। तो काजी आज चाह रहा है कि कोई उससे बात करे। ये वही काजी है वक्त का जो रहूनत के साथ, फिरौनियत के साथ बैठता था और किसी को बोलने नहीं देता था। काजी आज इबरत का निशाना बन गया है। काजी के लिए अब जो बाकी जिंदगी बची है, ये सारी जिंदगी काजी माफिया मांगेगा, दीवारों के साथ तन्हाई खा जाएगी, तन्हाई निगल जाएगी। जिस तरह जंग लोहे को खा जाता है ना, काजी फायद ईसा को तन्हाई निगलेगी। और ये चीज आप होते हुए देखेंगे, चूंकि देखें इस मुल्क में जुल्म हुआ है और वो जुल्म आज तक जारी है। आप ये सिर्फ इस चीज की मिसाल ले लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मिसाल यूसुफजई इमरान खान साहब की वकील हैं या नहीं है। पहले उनकी मुलाकात का मामला था, नहीं होने दी गई, लेकिन फिर कहा गया जी इमरान खान साहब की वकील ही नहीं है। इस मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा से कमीशन बनाया, सकीना साहिबा को भेजा, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से। और उसके बाद सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल खुद यानी आकर ये कहते हैं मेरे खिलाफ जितनी भी दरखास्तें उन्हें क्लब करें और जनाब एक ही लार्जर बेंच के सामने लगा दें। तो ये मामला जस्टिस इजाज इसाक खान साहब से लेकर यानी चीफ जस्टिस जो डोगर साहब लाएंगे, उन्होंने किसी और तरफ रेफर कर दिया था। आज जज साहब इसके ऊपर बोले हैं और खुलकर बोले हैं। जस्टिस इजाज इसाक का खड़ाक, कल कॉज लिस्ट में केस हो या ना हो, मिसाल यूसुफजई की इमरान खान की मुलाकात का केस हर सूरत सुनूंगा। जज का वाज़ेह पैगाम। देखें, ये एक टाइम था जब सबको खड़े होना चाहिए था, या अभी भी टाइम है। ये आग सबके घरों तक पहुंच चुकी है। हर बंदा हमारा, जो कुछ अहमद दुरानी साहब के साथ हुआ है, उनकी फैमिली के साथ हुआ है, उनकी वालदा इस उम्र में पहली दफा जिंदगी में थाने कचहरी देख रही है। यह आग सबके घरों तक पहुंचेगी, सब मारे जाएंगे, सब इबरत का निशाना बनेंगे, सबके वालिदैन जलील होंगे। शाकिर महमूद अमान साहब लिखते हैं, रियासत ने हाईकोर्ट के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। अगर रियासत ने फैसला कर लिया है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस कह रहा है। इस केस की फाइल कैसे ट्रांसफर हुई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकती है? यानी जज को पता है, ये वही वाला मामला है जिस तरह से जैसे मंसूर अली शाह साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। यानी उन्हें पता ही नहीं है, केस उनके सामने से उठाकर किसी और के सामने भेज दिया गया, बल्कि वो बेंच, आईनी बेंच के सामने भेज दिया गया था। वो कहते हैं कि किसी जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकती है रियासत। आप जजेस की अवाम में क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है आपने। हाई कोर्ट के रूल्स में कहीं नहीं है कि चीफ जस्टिस एक जज की हिमायत के बगैर केस की फाइल इस अदालत से लेकर जाए। ये लोग कह रहे हैं डोगर साहब हमारी इजाजत के बगैर जनाब केस की फाइल ही लेकर चले गए और जिधर मर्जी है लेकर जा रहे और उधर ही जाकर चला रहे। तौहीन अदालत पर एक और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने इमरान खान की वकील मिसाल यूसुफजई तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख करके
دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے. تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ, اور مزید جو اس کے اوپر صافی رپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جج صاحب کے ریمارکس آپ سنیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم جسٹس کے ریمارکس ہے. عمران خان کو چھوڑیں, اس وقت مجھے اپنے ادارے کی فکر ہو رہی ہے. عمران خان مجھے اپنے ادارے, تو وہ کہہ رہا تھا نا جب وہ چیخ رہا تھا کہ بھائی آج میں ٹارگٹ ہوں, میرے بعد کوئی نہیں بچے گا, آپ سب کے بیچ میں کھڑا ہوں, وہ چیختا رہا. جج صاحب آج یہ کہہ رہے کہ عمران خان کو چھوڑے, مجھے اپنے ادارے کی فکر پڑی ہوئی ہے. مشال یوسفزئی صاحبہ نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے ساتھ عدالت کے باہر یہ ہو رہا ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہوگا. جج صاحب نے کہا کہ مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب آپ اس وقت تو مجھے اپنے ادارے کی پڑی ہوئی ہے, یعنی میری اپنی لٹیا لٹی گئی ہے, میری اپنی لنکا ڈھہ گئی ہے, یعنی میری اپنی بالکل وہ تباہی نکل گئی ہے اور بری حالت ہوگی. مریم نواز خان صاحبہ بڑی پرومیننٹ کورٹ رپورٹر ہے, جرنلسٹ ہیں, یہ لکھتی ہیں یہ روایت بن گئی ہے کہ چیف جسٹس کسی بھی وقت کسی چلتے ہوئے مقدمے کو واپس لے سکتا ہے تو عدالت بطور ادارہ ختم ہو جائے گا. جسٹس سردار ایجاد عیسیٰ خان جسٹس منصور علی شاہ والے مخمسے میں پھنس گئے ہیں. امید ہے نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو سپریم کورٹ میں دیوان موٹرز کیس میں نکلا تھا, لیکن ہائی کورٹ میں ابھی آئینی بینچ نہیں ہے, صرف ڈوگر ہے. اور محترم ڈوگر صاحب کو باقاعدہ سے یہاں پر لایا گیا ہے اور اوپر لا کر باقاعدہ سے بٹھایا گیا ہے. امپورٹڈ جج انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو جناب کیس چلانے کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو چلاؤں گا اور کل کاز لسٹ ہو یا نہ ہو میں سارے معاملے کو سنوں گا اور آگے لے کر جاؤں گا اور اس معاملے کو. ناظرین کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کل سٹیٹمنٹ تھی موجودہ آرمی چیف صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب کی, اور وہ گورننس کے اوپر تھی. اس پر حبیب اکرم صاحب کا تجزیہ ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, یہ سن لیں. آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ معاملات کی پیچیدگی ہے جو اس وقت جس سے پاکستان دوچار ہے وہ خراب گورننس کی وجہ سے گورننس گیپس کی وجہ سے ہم شہداء کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. جی یہ بات جو سامنے بیٹھے تھے ان کے لیے تھی. جی اور یہ بات اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں چیف صاحب سے منسوب ہو کے ہم سن چکے ہیں. اب اچھا اس سے پہلے بھی جی, تو یہ ایک جب یہ بات ہم سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے کم از کم پچھلے 2 سال اور 10 مہینے میں یہ گروہ سیاست کاراں جو اس وقت حکومت میں ہے اور جو اس سے کچھ پہلے پچھلی ٹرم میں بھی حکومت میں تھا, اس سے تو کچھ نہیں ہوا. ناظرین کی خبر ہے اور یہ خبر رات کو ڈیولپ ہوئی جب پاکستان کے پرومیننٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی صاحب, جن پر اسلام آباد میں حملہ ہوا اور انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا ہے, ان کے گھر پر ریڈ ہوئی ہے. اب ان کے گھر پر ریڈ کس نے کی ہے؟ وہ پاکستان کے خفیہ اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے بھائی غائب ہیں, یعنی 2 بھائی ان کے غائب ہیں, جوان غائب ہیں. ان کی والدہ پہلی دفعہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں اور تھانوں کے چکر لگا رہی ہیں. احمد نورانی صاحب نے آج سے چند دن پہلے ایک سٹوری کی تھی اور وہ سٹوری پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے تھی. اس سے پہلے احمد نورانی صاحب کر چکے ہیں پاپا جونز کی سٹوری اور بھی بہت ساری جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کافی سٹوریز کر چکے ہیں. اس دوران خاص قسم کی پولیٹیکل الائنس یا پولیٹیکل پارٹیز اور خاص قسم کے صافی چٹواری اس وقت رولا ڈالتے تھے, اس وقت چیختے تھے. لیکن آج احمد نورانی صاحب کے گھر پر جو یہ اٹیک ہوا ہے, یہ اس کے اوپر یا تو خاموش ہیں یا پھر اس کے اوپر ایک تمسخر اڑا رہی ہے, مسخرے یہاں پر بنے ہوئے ہیں. احمد نورانی صاحب لکھتے ہیں جسٹ بیکاز آف ا نیوز اسٹوری اباؤٹ پاکستان کے جو آرمی چیف صاحب ہیں, پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, انہوں نے میرے 2 بھائیوں کو اٹھا لیا ہے اور دونوں انجینئرز ہیں اور ان کا میری صحافت سے, میرے کام سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس ہیز ہیوملیٹڈ مائی مدر, سنیچڈ موبائل فون فرام ہر, ٹارچرڈ مائی برادرز. کہ پولیس نے میری ماں کو ہیوملیٹ کیا, تذیق کی ہے اور جناب بھائیوں سے موبائل فون چھینے ہیں, ٹارچر کیا, مارا ہے اور اس کے بعد انہیں غائب کر لیا گیا ہے. اس کے اوپر ظاہر ایمان زینب مزاری صاحبہ ان کی وکیل ہے. اب مسئلہ یہ کہ ایسے کیسز کوئی وکیل بھی نہیں لیتا, تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کم از کم ایسے کیس لیتے ہیں. دیکھیں سٹوری غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن بندے اٹھا کر اسلام آباد کے سینٹر سے غائب کر دینا یہ غیر معمولی صورتحال ہے. پوری نہ صرف فیملی بلکہ جرنلسٹ فریٹرنیٹی, پورا پاکستان ان کے لسنرز ہیں, ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے, وہ سب یعنی ایک مخمسے کا شکار ہیں اور ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. ایمان مزاری صاحب لکھتے ہیں unacceptable and disgusting. Ahmad Durrani is an investigative journalist who has repeatedly suffered attacks, raids and cases due to his fearless reporting. Now his family is being targeted for his reporting. His brother must be immediately released. ان کے بھائیوں کو چھوڑا جائے. اب سٹوری ظاہر ہے یہ تھی کہ آرمی چیف صاحب کی جو بیٹیاں ہیں ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں, بعد میں یہ بھی خبر آئی کہ ان کے پاس پروفیشنل پاسپورٹس ہیں یا آفیشیل پاسپورٹس ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف صاحب کے جو قریبی ترین لوگ تھے انہیں بڑی بڑی پوسٹیں دی گئی, بہت بڑی بڑی نوکریاں دی گئی. یعنی ایک ٹائم ایسا تھا جب ملک کے اندر نوکریاں نہیں تھی, لوگ ملک سے باہر جا رہے تھے, تو ایسے لمحے میں یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی نوکریاں اور بڑے بڑے عہدوں کے سی ای او اور
लगा दिया गया। फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी कुछ कहानी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स हैं एग्जैक्ट वो सामने नहीं आई, बिट्स एंड पीसेस में है अभी ये स्टोरी, तो इस पर ज्यादा बात वैसे भी नहीं कर रहे। एजाज सैयद साहब ने लिखा है, अहमद नूरानी की सहाफत पर कोई एतराज है? उनकी किसी खबर से आप खुश हैं या फिर उनकी किसी तस्वीर या नजरिए की आप मुखालिफ हैं, तो उन्हें कानून के कटहरे में ले जाएं, ना कि उनके बेगुनाह भाइयों को तशद्दुद करें और उठाकर ले जाएं। जो शख्स भी तशद्दुद और इस तरह से गायब करो की पॉलिसी पर यकीन रखता है, दरअसल वतन पाकिस्तान का असल मुखालिफ वो है जो लोगों को गायब कर रहा उठा रहा है। अहमद नूरानी अमेरिका में, आप अमेरिका में उन्हें सू कर सकते हैं, अमेरिकन कोर्ट्स आजाद हैं, अदालतें आजाद हैं, वो दस्ती इंसाफ भी करेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना उन पर आयद कर सकते हैं। लेकिन अहमद नूरानी साहब के भाई गायब हैं, उनके बारे में कोई इतलात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि पहली दफा मेरी माँ किसी थाने में और किसी अदालत के अंदर गई है। नाज़रीन, एक और खबर जो कि अभी आई है, ARY न्यूज़ इसे रिपोर्ट कर रहा है, ये बरतानिया के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हसन नवाज, इन पर टैक्स चोरी साबित हो गई है। हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद कर दिया गया है और ये पकड़े गए हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर हसन नवाज साहब पकड़े गए। ख्याल रखिएगा अपना, लेकिन ये पहले ARY न्यूज़ की खबर सुन लें। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए फरीद। जी बिल्कुल, HMRC की जानिब से हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है, जो कि टैक्स चोरी के इल्जाम में आयद हुआ है। हसन नवाज गुज़िश्ता बरस उनको बैंकक्रप्ट भी करार दिया गया था और वाज़ेह है कि बरतानी हुकूमत ने टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्त जारी की है, जो कि वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया कि अप्रैल 2015 से 2016 तक हसन नवाज के ऊपर 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स था जो उन्होंने अदा नहीं किया, जिसके बाद उन पर ये बड़ा जुर्माना आयद किया गया है। और इस हवाले से कानूनी सवाल भी बहुत सारे हैं। बरतानिया में बैंकक्रप्ट होने पर कर्जे तो माफ़ हो जाते हैं अमूमन, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि टैक्स चोरी का जो मामला है वो आमतौर पर माफ नहीं किया जाता। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।